चलिए देखिए, आज हम सीखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरी टाइम दिस कंसेप्ट कम इन 5 मार्क्स। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है और कई बार इसमें केस स्टडी आ जाती है, जिसमें वो क्या करेंगे, एक वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे, उसको पहले तो आपको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होगा और फिर उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना होगा। तो 5 या 4 नंबर में इसका क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है। ठीक है जी, ओके। अब इसमें आप ये देखो, या तो आपके पास दो इक्वेशंस होंगी, दो ही वेरिएबल होंगे, यानी ax प्लस by इज इक्वल टू c। इसको मैं 1 1 और 1 नाम दे रही हूं। और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, जहां पर आपके पास x एंड y क्या है, आर वेरिएबल्स। या फिर हो सकता है आपको 3 इक्वेशन दे रखी हो, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। या फिर ये 3 इक्वेशंस दी हो जहां पर आपको फाइंड करने हैं x, y एंड z, जो कि क्या है, वेरिएबल्स हैं। गॉट इट? और सेम वही चीज जैसे आपने 10th में सीखा था, अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो सिस्टम कहलाता है कंसिस्टेंट, और अगर इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो सिस्टम कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना? तो ये चीज दोनों में लिखनी है कि इफ, मैं ऊपर कॉमन लिख रही हूं, इफ यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। अगर यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, देन सिस्टम इज कॉल्ड consistent. And if no solution exists, system is called inconsistent. ये आप 10th में भी पढ़ चुके हो कंसेप्ट, बट वहां पे आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए सीखा था और मैट्रिक्स मेथड से नहीं सीखा था, इसको सिंपली सीखा था, है ना? अब जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे मैट्रिक्स मेथड से, 2 वाली इक्वेशन को भी और 3 को भी। ठीक है, और डिफरेंट इसमें मेथड होते हैं ये चेक करने के लिए कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, देखो करते क्या है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए। दोनों ही केस में आप इसको पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हो, रीराइट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो जरा ध्यान से देखना। जो एक्स वाई के कोफिशिएंट है उनसे हमने एक मैट्रिक्स बनाना है। लाइक पहली इक्वेशन से जो कोफिशिएंट आएंगे वो आपने फर्स्ट रो में लिखने हैं, यानी a1 और b1। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन से जो कोफिशिएंट्स आएंगे उनको भी आपने ब्रैकेट में सेकंड रो में लिखना है। सेकंड रो जो इक्वेशन बनेगी उससे सेकंड रो बनेगी, और जो फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट है उससे हमारी फर्स्ट रो बनती है। इसके बाद हमारे पास एक आता है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कि हम लिखते हैं वेरिएबल्स x और y को। और ध्यान यहाँ भी दो। अब जरा इसका लॉजिक समझना, ऐसा क्यों किया। जब आप इस मैट्रिक्स की इस वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में होगी, तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, a1x और प्लस b1y, यही बनेगी नहीं बनेगी। ऐसे ही जब आप सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, a2x प्लस b2y, राइट।
तो समझ आ गया। अब इसमें बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं, वो ना पहली इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है उनसे कॉलम बना लेते हैं, a1 b1 ऐसे लिख देते हैं और a2 b2 इधर लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे फर्स्ट रो लिखनी है, सेकंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे सेकंड रो लिखनी है, राइट। और राइट हैंड साइड में हमारे पास जो इसका मैट्रिक्स आ जाएगा वो कांस्टेंट का आ जाएगा, यानी कि C1 और C2। अब इसी तरीके से अगर मुझे 3 वाली इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो आप बताओगे जरा मेरे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या बनेंगे इसमें, यस A1 B1 C1, यानी फर्स्ट रो में x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं उससे हमने फर्स्ट रो लिख दी मैट्रिक्स की, सेकंड A2 B2 C2, इससे हमारे पास सेकंड वाली आ गई रो मैट्रिक्स की, और थर्ड वाला A3 B3 C3। इसको साथ साथ नोट भी कर लो फॉर्मूला नोटबुक में ऑफ कोर्स। और राइट हैंड साइड में हमारे पास बन जाएगा कांस्टेंट्स D1 D2 D3, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, कई बार ना इक्वेशन वो ऐसी दे देते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में तो x y z वाली टर्म इसी ऑर्डर में है, गौरव ध्यान से सुनो। जैसे सपोज करो सेकंड इक्वेशन में उन्होंने z वाली टर्म तो पहले दे दी, x वाली यहां दे दी और y वाली यहां लिख दी, तो पहले हमें उसे रीराइट करना होगा, यानी पहले कौन सी टर्म लिखनी है, ये चीज है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना, वो चीज सीख रहे हैं, नया टॉपिक है, ठीक है। तो इक्वेशंस में ध्यान क्या रखना है, मैट्रिक्स मेथड में लिखने से पहले ध्यान क्या रखना है, आपके पास सारी इक्वेशन में पहले कौन सी टर्म होनी चाहिए, x वाली, दूसरी टर्म कौन सी होनी चाहिए, y वाली, और तीसरी टर्म कौन सी होनी चाहिए, z वाली। अगर ऐसा नहीं है तो हम पहले उनको इक्वेशंस को सही तरीके से लिखेंगे, फिर उसको बाद उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, माइनस में भी आ रही हो चाहे, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझो। सपोज करो आपको इक्वेशन ये दे रखी है, जैसे 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11। यहाँ पे उन्होंने दे दिया y माइनस 3y 3z y माइनस 3z और प्लस x इज इक्वल टू 12, और यहां पर सपोज दे दिया z माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 13। तो अब आप इसको पहले रीराइट करके क्या लिखोगे, फर्स्ट इक्वेशन में तो x पहले ही है, y बाद में है, z उसके बाद में है, लिख दिया। अब सेकंड इक्वेशन को रीराइट में करूंगी तो पहले क्या लिखूंगी, x लिखूंगी, y माइनस 3z, फिर प्लस y लिखूंगी, फिर माइनस 3z लिखूंगी, उसके बाद 12। ऐसी थर्ड को क्या लिखूंगी मैं, माइनस x लिखूंगी, फिर प्लस y लिखूंगी, प्लस z लिखूंगी इज इक्वल टू 13। अब मैं इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखूंगी, तो अब मेरी मैट्रिक्स फॉर्म में क्या बन जाएगा, पहला मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 2 माइनस 1 और 1, फिर सेकंड से यहां से 1 1 और माइनस 3, और थर्ड से क्या बन जाएगा, माइनस 1 1 और 1, और यहां पर हमारा मैट्रिक्स बनेगा x y और z, और फिर राइट हैंड साइड में 11 12 और 13। बोलो समझ आ गया या नहीं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कॉमन सी चीज है जो कि पेपर में जनरली वो लोग देते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों का आईक्यू देखना है कि बच्चे रट के तो नहीं आए। तो ये जनरली ऐसा होता है कि वो इक्वेशन में जरूरी नहीं है हर बार आपको x वाली टर्म पहले दें, अगर नहीं दी है तो आप पहले उसको रीराइट करोगे इस फॉर्म में कि पहले कौन सी टर्म आनी चाहिए, x वाली टर्म आनी चाहिए, फिर कौन से वाली आनी चाहिए, y वाली, और फिर कौन सी आनी चाहिए, z वाली। इससे पहले क्या था, z वाली यहां पर अलग अलग जगह पर थी, y कहां था, यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे। ऐसी x वाली टर्म कहां थी, यहाँ पे फर्स्ट में थी, फिर थर्ड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। तो इस कंडीशन में पहले हमें उसे क्या करना है, रीराइट करना है। बताओ जी, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं वो भी बता दो कि ये चीज समझ में आ गई या नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे। जो मैं फोन बात कर रहा हूँ बाहर जाके, ओके। अब इसके बाद देखो कि अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो हम स्टेप वन में तो हमारा यही है कि हमें रीराइट करना है, दिस इज योर स्टेप 1।
यू हैव टू रीराइट द अबव इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में हमें निकालना है मॉड ए, दोनों में फाइंड मॉड ए, यानी डिटर्मिनेंट निकालना है और देखना है कि वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर नॉन जीरो है देन व्हाट विल यू राइट कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर नॉन जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में अब आपको निकालना है ए इनवर्स का फॉर्मूला। क्या होता है? 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए होता है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप पहले निकाल लोगे एडजॉइंट ए। तो सेकंड स्टेप में आपका पेन वाला बॉक्स कहाँ गया? अभी देखा। तो सेकंड स्टेप में मुझे क्या निकालना है? ए एडजॉइंट ए निकालना है, जिसके लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि फॉर्मेट बना करके काम करोगे आप। इसको इसमें छोड़ देना है, यही सही। इसमें क्यों छोड़ेंगे? नहीं, ये जो आपने यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये वाली चीज यही छोड़ देना है। हाँ, ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हम इस मैट्रिक्स का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको आप बेसिकली, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये मेरे पास ए है, जो एक्स और वाई का मैट्रिक्स है वो क्या है? एक्स है, और जो राइट साइड में कांस्टेंट का मैट्रिक्स है। अब जैसे ये सी की टर्म में लिखा हुआ है ना, तो आप इसे चाहे सी लिख लो चाहे बी लिख लो। बुक में आपको यहाँ पे बी मिलेगा, मैं भी बी लिख रही हूँ, लाइक ए के बाद बी मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पर भी आपके पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये पूरा, ये तो क्या बन गया? ए। जो एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स है वो क्या बन गया? एक्स। और राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है वो क्या बन गया? बी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? एडजॉइंट ए निकालोगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैंने क्या बताया है? पहले ही फॉर्मेट बनाना है। क्या फॉर्मेट है? कि 12, 3, 6 और 9 वाले एलिमेंट्स के जो ब्रैकेट है वो माइनस में और साथ में ट्रांसपोज। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। ये सब कुछ आप सीख चुके हो, एडजॉइंट ए निकालना, ए इनवर्स निकालना, सब सीख चुके। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? ए इनवर्स निकालोगे। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है? 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। यहां तक तो सबने सीखा ही है, सीखा है। अब जो मेन स्टेप है अगला, फोर्थ स्टेप, उसमें हम क्या करते हैं? आपके पास इक्वेशन थी ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, यही थी। मुझे यहां से ए हटाना है, तो मैं पहले क्या करूंगी? इसमें ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई? प्री मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ए पहले है। तो क्या लिखेंगे? प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी मेरी? ए इनवर्स ए एक्स, और ये क्या बन जाएगा? ए इनवर्स बी। दोनों में ए इनवर्स पहले लिखना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर ए इनवर्स तो लिख देते हैं बाद में, यहां तो बाद में लिख देते हैं, लेकिन जब करते हैं तब ए इनवर्स की वैल्यू पहले ही लिखते हैं। तो इस स्टेप के गलत होने से आपका नीचे का पोर्शन नहीं चेक होगा, काउंट ही नहीं किया जाएगा उसको। तो ये ध्यान रखना है कि आपने ए इनवर्स को पहले ही लिखना है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस। अब ये जो ए इनवर्स और ए है, ये क्या बन गया? आई बन गया, और ये ए इनवर्स भी एज इट इज। नाउ आई इंटू एक्स कितना होता है? एक्स हो जाता है, ए इनवर्स बी। यहां से जब आप ए इनवर्स और बी की मल्टीप्लाई करोगे, ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स रखोगे, बी वाला आपका कॉलम मैट्रिक्स था वो रखोगे। अब क्योंकि ए इनवर्स का ऑर्डर है आपका 2x2 या 3x3, और उसी के अकॉर्डिंग आपका ये वाला कॉलम मैट्रिक्स है। तो आपको अगेन जो यहाँ पे सॉल्व करके मिलता है ना, आपको एक कॉलम मैट्रिक्स मिलता है, राइट? यानी यू विल बी गेटिंग, या तो आपको ये मिलेगा कि एक्स वाई इज इक्वल टू दिस कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको सॉल्व करने के बाद सपोज D1 D2 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर या तो आपको एक्स वाई जेड, अगर 3 इक्वेशंस है तो भी आपको मिलेगा एक कॉलम मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट सपोज करो मैं E1 E2 और E3 लिख रही हूं, क्योंकि यहाँ पे D तक आ चुका था, D1 D2 D3, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैंने जस्ट नोटेशन दी है, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएंगे आपके पास। सो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे हो? इक्वल हो। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D1 के इक्वल, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
T2 के इक्वल। ऐसी अगर मैं यहां से बात करूं, x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? E1 के। y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? E2 के। और इसी तरीके से z की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? E3 के। राइट, क्वेश्चन से समझेंगे इसको कैसे करते हैं। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, solve the equations, the system of equations। इक्वेशन में दे रही हूं, पहले मैं 2/2 का ले रही हूं, फिर 3/3 का लूंगी, ठीक है। लाइक x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और यहां पर है आपके पास 5y प्लस 2x इज इक्वल टू 9। ये सॉल्व करना है आपको। अब सबसे पहले क्या चीज चेक करनी है, इसमें देखो x वाली टर्म कहां है पहले, इसमें कहां पर है? बाद में है ना। और ऐसे ही यहाँ पर जो y वाली टर्म है वो पहले है, और यहाँ पर y वाली टर्म यहाँ पे बाद में और यहाँ पे पहले है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इसको रीराइट करके लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 सेम रहेगी। इसको क्या लिखोगे आप? 2x पहले, 5y बाद में, और इज इक्वल टू 9। समझ आ गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा मेरे पास? 1 और 2। फर्स्ट वाले जो कोफिशिएंट है वो पहले आ गए, सेकंड रो के जो कोफिशिएंट है 2 और 5 वो बाद में आ गए। उसके बाद क्या लिखूंगी? कॉलम मैट्रिक्स XY, और इधर कॉलम मैट्रिक्स 4 और 9। अब ये आपके पास क्या बन गया? A, ये आपके पास क्या बन गया? X, और ये आपके पास क्या बन गया? B। ठीक है, अगले स्टेप में हमें क्या करना है? मॉड A निकालना है। मॉड A यानी कि मॉड ऑफ दिस मैट्रिक्स कितना आएगा? पहले डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, फिर माइनस नॉन डायगोनल की मल्टीप्लाई, 1 आ जाएगा, विच इज नॉन जीरो। दिस इंप्लाइज दैट A इनवर्स एग्जिस्ट, कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। अब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मुझे अगले स्टेप में क्या करना है? एडजॉइंट A निकालना है। अब मैंने 2/2 का एडजॉइंट A आपको डायरेक्ट सिखा रखा है क्या होता है। अभी कोई बोलेगा नहीं तो शान तुम्हें बताओ जरा कि मैंने क्या बताया था 2/2 का। हाँ, 2/2 का 5 यस, -2 1, बिल्कुल सही। डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे, और नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स का जस्ट साइन चेंज हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे ट्रांसपोज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हो। अब ये गलती नहीं करनी कि पता चला ये चीज भी कर दी और ट्रांसपोज भी लगा दिया, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज अब नहीं लगाना है। नाउ व्हाट विल बी A इनवर्स? 1/mod A इंटू एडजॉइंट A, राइट। मॉड A कितना था? 1 था, एडजॉइंट A ये था, तो आपके पास ये फाइनली कितना आ गया? सेम मैट्रिक्स आ गया। अब आपने इक्वेशन क्या लिखी थी? AX इज इक्वल टू B, फिर एक लाइन लिखनी है, क्या? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय A इनवर्स। मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई, ये पूरा लिखना प्री मल्टीप्लाई। तो तुम्हें ना इस वर्ड से ही पता चल जाएगा कि हमें पहले लिखना है। अगर किसी बच्चे ने खाली मल्टीप्लाई भी लिख दिया तो भी गलत नहीं है। मैं बोल रही हूं कि अगर आप प्री वर्ड लगा देते हो तो आप लिखने में गलती नहीं करोगे, राइट। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? A इनवर्स AX इज इक्वल टू A इनवर्स B, यानी अब A इनवर्स A को क्या लिखना है? IX, राइट हैंड साइड एज इट इज। ये स्टेप हर क्वेश्चन में बार बार आपने रिपीट करना है, इसमें शॉर्टकट नहीं लगाना, इसके मार्क्स होते हैं, स्टेप मार्किंग होती है ये। तो यहां से X आ जाएगा A इनवर्स B। ये 3 स्टेप में कोई कंजूसी नहीं करनी। इट इज कंपल्सरी टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप हियर। हाफ मार्क ईच स्टेप मिलता है इसका। तो ये नहीं कि आपने, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, कुछ बच्चे पहले तो ये लिखा, उसके बाद डायरेक्ट यहां पहुंच गए, ये बीच के 2 स्टेप लिखते ही नहीं है, तो आपका -1 हो जाएगा यहीं पे, पहले बता रही हूं। ये लिखना कंपलसरी है। एक ही क्वेश्चन आना है पेपर में। अब आप कहोगे मैम पेपर में लिख देंगे, अगर डेली अभी से नहीं लिखोगे हर क्वेश्चन में तो पेपर में भी नहीं लिख पाओगे, भूल जाओगे, हैबिट नहीं रहेगी। तो अभी से ही हैबिट बना लेना, हर क्वेश्चन में ये तीनों लाइन लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। तो X विल बी, A इनवर्स क्या आया था? 5 -2 और 1, यही आया था। और B क्या था आपका? राइट हैंड साइड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या था? देखो 4 और 9, यही आपका B मैट्रिक्स। ये यहां पे लिख दो 4 and
9 9। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करो। 20 हाँ जी, फर्स्ट रो, ये वाली तो रो और ये कॉलम। 20 प्लस 20 माइनस 18, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस ही लगाया। आगे उसके बाद आएगा सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। -8 प्लस 9 यस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ गया 2 और नीचे 1 1। अब कंपेयर कर दो, एक्स और वाई क्या था आपके पास, एक्स और वाई क्या था, एक्स मैट्रिक्स था एक्स वाई, ये था 2 और 1, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 और वाई की 1, एंड दैट इज योर आंसर। इससे अच्छा इतना बड़ा करने से अच्छा मैं एलिमेंट्री में एग्जैक्टली, लेकिन जब क्वेश्चन में ये वर्ड आता है ना, ये वर्ड, तो उस केस में इसी मेथड के नंबर मिलेंगे, चाहे आपका एलिमिनेशन मेथड कितना भी सुंदर क्यों ना हो। ठीक है ना, वो आपसे अगर ना दिया वैल्यू हो नहीं ये जानना चाह रहे, वो आपसे मेथड जानना चाह रहे हैं। अगर ना दिया हो वर्ड ठीक, वाला दिया होगा 110% दिया होगा, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ये लिखना ही है उन्होंने हर क्वेश्चन में। एक 3x3 का और बता रही हूँ, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, सो ये आपके बुक का ना एग्जाम्पल 2 है एक्चुअली, इससे पहले जो किया था 1 था। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, इसके बाद नोट करवाऊंगी। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। यहां पर आपको दे दिया है x प्लस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और यहां पर y प्लस 2x माइनस जेड इज इक्वल टू 1। ये मैंने चेंज करके दिए, जान के चेंज करके दिए, ताकि आपको याद रहे कि आपको ये चीज चेक करनी है कि x y z इसमें अलग अलग है। यहां पे देखो x कहां कहां है, यहां पर है ना, y कहां कहां पर है, यहां पे और यहां पे, और z कहां पर है, थर्ड पोजीशन पे, मिडिल में और लास्ट पे। तो सबसे पहले आपको इसको रीराइट करना है, यानी सॉल्यूशन जब आप लिखोगे तो पहले आप इसको रीराइट करोगे प्रॉपर वे में, पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, और फिर z वाली टर्म। इतना समझ आ गया, सबको समझ आ रहा है बेटे, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं उनको समझ आ रहा है? ओके, अब इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बताओ जरा। फर्स्ट रो क्या बनेगी, कृष्णा बोलो, फर्स्ट रो क्या बनेगी? 2 कृष्णा 1 1 1 1 1 1। सेकंड रो 1 minus 1 plus 1 और लास्ट रो 2 plus 1 minus यस। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स x y z, और उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स बनेगा 6 2 1। अब यहीं पे आपने इसको लिखा a, इसको लिखा x और इसको लिखा b। अगला स्टेप, स्टेप 2, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, मॉड a निकालना है। जरा फटाफट से इसका मॉड a निकाल के बता दो कितना आएगा, ये आपने खुद करना है। सीख रखा है ना 3x3 का, जिस रो के अबाउट कर रहे हो उसको पहले n सर्कल कर देना, फिर फॉर्मेट बनाना, और उसके बाद सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद मुझे फाइनली बता दो जरा सिंप्लीफाई करके कि कितना आएगा मॉड a। कर लो अपने अपने उसमें, रफ में कर लो बेशक चाहे। रफ में कर लो चाहे सॉल्व करके बताओ। मैम 6 आ रहा है। 6 आ रहा है, ओके, लेट अस सी। बाकी जन भी बताओ 6 करेक्ट आ रहा है कि नहीं। विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो साथ में एक लाइन लिखनी है, हैंस ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। अब उसके बाद निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का भी फॉर्मेट बनाएंगे, पहले फर्स्ट ब्रैकेट, फिर माइनस लगा करके सेकंड ब्रैकेट, फिर थर्ड ब्रैकेट, ट्रांसपोज का साइन एज इट इज लगाएंगे, फिर पहला ब्रैकेट माइनस में, दूसरा प्लस में, तीसरा ब्रैकेट फिर माइनस में, फिर फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, मिडिल ब्रैकेट विद माइनस साइन, थर्ड ब्रैकेट एज इट इज, और इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली एडजॉइंट ए क्या आ रहा है वो भी मुझे बताओ। सेल्फ चेक करो एक बार।
हो गया तो लो स्टैपल कर दो। पेपर साथ ले जाना, पेपर मत छोड़ना, ठीक है? 6 तो ये आ गया। हाँ ये करेक्ट आ गया। एडजॉइंट है निकालो। एडजॉइंट है सॉल्व करके बताओ सब लोग क्या आ रहा है। एक एक एलिमेंट बोल दो जरा, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी ठीक कर रहे हो कि नहीं। फर्स्ट तो 0 है, फर्स्ट 0 है, बिल्कुल सही। सेकंड -3 है, माइन कहाँ पे? सेकंड वाला ये नहीं, 3 आ रहा होगा -3 आ रहा है। ना, 3 आ रहा होगा, चेक करो। अभी मैंने ट्रांसपोज किया नहीं है, मैंने ट्रांसपोज का साइन एज इट इज लगाया है। ध्यान रखना, अभी जो आप एलिमेंट्स बोल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग बोलना। -3 आ रहा है। -3 कैसे? तो बाहर भी तो माइनस है बेटा, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा क्या? तो ये ध्यान कहाँ है? कॉपी पे। कॉपी पे नहीं, दिमाग रखो सही से जरा। अगले वाला क्या आएगा फिर? अगला भी 3 आ रहा है, उसके बाद -3, उसके बाद नहीं, 3 ही आ रहा है 3 क्योंकि बाहर भी माइनस है ना। हाँ 3 आ रहा होगा, उसके बाद -3, यस ये -3 आएगा, उसके बाद 1 नो 3 ये आ रहा होगा। हाँ ये 1 है, 1 है करेक्ट। आगे 2 उसके बाद 2 करेक्ट है, उसके बाद 0 करेक्ट है, -2 ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कर दो। वही है 0 3 3 हाँ रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0 3 3 आ जाएगा, 3 -3 1 3 -3 1 आ जाएगा, 2 0 -2 2 0 -2 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो गया आपका एडजॉइंट है। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा फिर? 1/mod A इंटू आपका मेरा फेवरेट हो रहा है। एडजॉइंट है 1/mod A। 1/mod A means 1/6. Adjoint is 0 3 2 3 -3 0 3 1 -2। करो ध्यान यहाँ पे, ये A इनवर्स आ गया। अब उसके बाद इक्वेशन लिखनी है पहले, उसके बाद एक लाइन लिखनी है। क्या बताया था मैंने, क्या बताया था? प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए एक्स और ये ए इनवर्स बी। अगेन ए इनवर्स ए को आई और ये ए इनवर्स बी एज इट इज। ठीक है, आई एक्स हो गया और ये ए इनवर्स बी। ये करने के बाद आपने वैल्यू रखनी है ए इनवर्स की। कितनी थी? 1/6 एज इट इज, बाहर ही रहने देना इसको 1/6 को। ठीक है, और यहाँ पे 0 3 2 0 3 2। नेक्स्ट क्या था? O4। समझते भी नहीं है कि भाई काट रहे हैं तो कोई तो कारण होगा। 3 -3 0 वेट 3 1 -2 ये हो गया ए इनवर्स और ये बी हो गया आपका बी कितना दे रखा था? कॉलम मैट्रिक्स 6 2 और 1 सी 6 2 1। ठीक है ना, अब जस्ट इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 1/6 को बाहर रहने देना। इसकी मल्टीप्लाई करके बताओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। कितना आएगा? हाँ 0 हाँ +6 +2
यही आएगा। अब ये वाला बोलो। 12 हाँ 3 6 18 18 -6 प्लस 0। अगला 18 हाँ प्लस 2 +2 -2। सॉल्व करेंगे 1/6 बाहर एज इट इज, ये कितना आ जाएगा 8, फिर 12, फिर 8 नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रही है, चेक करो, यहाँ पे चेक करो एक मिनट। 6 3 8 022 था यहाँ पे, 032 नहीं, यहाँ पर गलत है, ये 2 आ रहा होगा आपका। नहीं तो हाँ A21 ना, ये 2 था, ये चेक करो, माइनस माइनस प्लस चेक करो, ये 2 था 3 आ रहा है। ना, 2 है ये, इसको चेक करो। हाँ A23 जो है वो 2 आ रहा होगा, है ना, 2 आ रहा था ना, यस। तो यहाँ पे ना आपके पास ये 2 है, सो इट विल बी, हाँ इट विल बी 4 + 2। अब तुम्हें Six. लगेगा कि कैसे पता चला आपको यहाँ पे गड़बड़ आ रहा होगा, ये देखो बाहर 6 है ना, मोस्टली अंदर 6 के ही मल्टीपल्स आएंगे, नेचुरल है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जनरली। ठीक है, थर्ड वाला चेक करो, कितना आ जाएगा 18, क्योंकि -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 6 से ये सारे डिवाइड हो रहे हैं, 1 2 और 3, और वैल्यू किसके इक्वल है ये, x y और z के। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई, और z की वैल्यू, समझ आ गया। अब आप नोट करना शुरू करोगे और उसके बाद मुझे क्वेश्चन करके दिखाओगे इसके, ठीक है। बिल्कुल ऊपर कर दो। हाँ बस 1 मिनट में क्लास स्टॉप कर दो जरा, पढ़ेंगे।